So now friends, we have already completed the theoretical part of our first chapter. Now we are going to discuss the exercise question that is given in our NCERT textbook. And really the questions are given in our textbook are very interesting and very logical questions. Okay, so we will check all these questions and try to explore their answers. So first question is given in a textbook regarding the Einstein's thought that some of the most profound statement on the nature of the science have come from the Albert Einstein, one of the greatest scientists of all the time. એટલે કે जो आइंस्टाइन है उसने बहुत सारे नेचर के रिगार्डिंग थियोरीज है, कंसेप्ट है, वो उन्होंने डिराइव किए और हमको वो एक्सप्लेन भी किए अंदर. ओके, और उसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस है अंदर. उसमें से एक इक्वेशन है E इक्वल टू MC स्क्वायर. ओके, सो हियर देयर इज अ क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू थिंक डिड आइंस्टाइन मीन व्हेन ही सेड. सो आइंस्टाइन अपनी स्पीच में एक बार एक ऐसी स्टेटमेंट बोली थी अंदर, तो वो स्टेटमेंट क्या है, द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ड इज दैट इट इज अ कम्प्रिहेंसिबल. इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हम जो भी नहीं समझ पा रहे हैं या तो फिर हमारे लिए कुछ चीज एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आइंस्टाइन क्या बोल रहा है कि वही चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं जो एक्चुअल में हम समझ सकते हैं अंदर. बराबर है. तो आपको बेसिकली बात बोलूं तो मैथ्स का कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है अंदर, बराबर, तो हमको ऐसा पता नहीं होता है कि भी इसको कैसे प्रिपरेशन करके क्या करेंगे, पर आपके जो रिस्पेक्टेड टीचर्स है जब आपको उसकी पूरी थियोरी, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं तो वो ना समझ में आए, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो थिंग थी आपके लिए वो अब क्या हो गया कॉम्प्रिहेंस. आप अब उसको समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो. बस आइंस्टाइन यही बोलना चाहता है रिगार्डिंग द रिसर्च कि जो चीज हम नेचर की आज नहीं समझ पा रहे हैं वो यही है कि हम उसको समझ पा रहे हैं. आपने नहीं भी जो समझा है ना वो भी आप समझा ऐसा ही है. किसी एग्जाम्पल का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आपने कुछ तो समझा है कि भाई ये चीज करने से मेरा आंसर नहीं आया. तो उस रिगार्डिंग इसका जो थॉट है वो हमको क्या करना है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कुछ एक्सप्लेनेशन करके देना है अंदर, बराबर. तो उसका आंसर एज पर दी एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है हमको उस हिसाब से लिखना पड़ा, बिकॉज ये सारे जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल क्वेश्चन है, तो उसके आंसर्स जो होंगे व्हाट एवर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके, that are maybe vary from person to person, okay, but we are following mostly the NCERT based solution that is provided by the our board website. Okay, so in that answer the statement is the whole physical world is complex in nature. Actually everything in the science is complex, okay, and the biological world also it has own complexity. Biological world means हमारे थिंकिंग का जो पार्ट है, हमारा खुद का जो उसके प्रति बिहेवियर है वो भी क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, यानी कि उसको हम एक कॉमन थिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अंदर. दूसरी बात करें तो whenever we are define any events or any physical phenomenon, at the time we are using the basic fundamental quantities that is given by the physics. Okay, so here that physical quantities are mostly SI unit, length, mass, time, etc. Okay, if we are choosing this parameter then we are found that they are also having the very wide range. Okay, so that statement is the next statement. Moreover, vastly different orders of the magnitudes are involved in the space, time, and the mass. Okay, so there is a very big dimensions or very big measurements, other very big measurement gaps are there in this quantity. Still, in spite of all this, almost all the physical phenomena can be explained in terms of the few basic law that are considered as the natural law, nature's law. Okay, तो फिर भी भले इसकी वेराइटीज बहुत ज्यादा है, फिर भी हम बहुत सारी जो इवेंट है उसको कुछ फंडामेंटल बेसिक्स लो से एक्सप्लेन कल भी किए थे, आज भी कर रहे और फ्यूचर में भी करते रहेंगे अंदर, बराबर है. सो दैट्स व्हाई इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाटएवर आइंस्टाइन इज सेड टू अस दैट मे बी क्लियर फ्रॉम दिस आंसर्स. ओके, सो भले ही भाई सबकी अलग अलग पहचान हो, अलग अलग उसका क्राइटेरिया, अलग अलग उसकी चीज हो, फिर भी ये सबको हमको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम बहुत ही लिमिटेड जो उसके पार्ट है जो नेचर का रूल्स परफेक्टली फॉलो कर जाता है, फिर बोल सकते हो नेचर के ही लो है.
बराबर, उसका यूज करके हम मोस्टली सारी की सारी फिजिकल इवेंट है, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अंदर. Okay, so that's why this is the question's answer. Okay, so what you have to write down regarding the complexity, then you have to mention about the time, mass, their basic quantities, they are very different in orders, but still all the physical phenomena based on their few basic laws. Okay, so in terms Einstein's statement will become true. Now the second question in our textbook is that aggregate physical theory starts from the heresy and ends with the dogma. Give some example from the history of science of the validity of this incisive remark. Okay, so एक क्वेश्चन में हमको वो बोलना क्या चाहते हैं अंदर कि कोई भी थियरी होती है अंदर वो थिंकिंग से शुरू होती है और कुछ प्रूव करके क्या होती है खत्म होती है, या तो फिर हमने जो सोचा वहां से वो थियरी की कुछ ना कुछ स्टार्ट की और फाइनली कुछ उसका वेरिफिकेशन मिला, उसके बाद हमने क्या किया उसको एडॉप्ट किया अंदर. बराबर, तो उसके हिसाब से हमको इसका क्या करना है आंसर्स देना है अंदर. तो उसके जो आंसर्स है तो आंसर्स में स्टेटमेंट ऐसा कुछ है हमारा कि कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ डेली लाइफ इज द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो लाइट क्या ट्रैवल करते हुए स्ट्रेट लाइन. आपने 10th में पहला ही स्टेटमेंट यही पढ़ा होगा अंदर कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन दिया था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वी आर यूजिंग द वर्ड. बट whenever Huygens proposed his theory, and that theory is nothing but it is a wave theory, and that theory he was defined for the light. ओके उसने जो वो थियोरी डिफाइन की थी वो किसके लिए की थी, लाइट की थी. और here he considered the light as the waveform, so it is automatically go in the totally opposite to the what straight line motion. यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन का कंसेप्ट है उससे थोड़ा पूरे का पूरा उल्टा चीज उसने बोल दिया अंदर. ओके, सो इट वाज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड बिलीफ. तो जो हम अब तक मान रहे थे कि लाइट ट्रांस स्ट्रेट लाइन, तो उससे वो पूरे का पूरा क्या था अपोजिट चीज था अंदर. बराबर, however soon it will become the dogma as a reflection, refraction etc could be successfully explained on the basis of the wave theory. बराबर, और फाइनली वो भी एडॉप्ट हमसे हुआ अंदर. बराबर, जब ये वेव थियरी से हम रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन और बहुत सारे ऐसे लाइट के फिनोमिना है जो हम बेसिकली रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जो आप 10th में पढ़ के लाइट का चैप्टर उसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं. ओके, उससे हमने एक्सप्लेन कर पाए, वो भी हमने क्या किया यहाँ से हमने फाइंड किया अंदर. समझ में आ रहा है सबको. ओके, the same thing also again happen for the effect of photoelectric effect. Okay, today we are using the number of light devices, LEDs, that all are working on the principle of photoelectric effect. So actually photoelectric effect was discovered, then it was found that wave theory of the light cannot explain the phenomenon this. Okay, Huygens said that from his theory light is actually a waveform, but whenever the photoelectric effects it's also occur for the light, but the wave theory's principles are not applicable for the theory of the photoelectric. Okay, but photoelectric light can be explained again by the another nature that is called the particle nature. Okay, like there are the two natures of the light. There is a one wave nature and there is a particle nature that we are discuss in more detail in the 12th standard of one chapter, that is a dual nature of light, radiations and matter. Okay, so here the photoelectric effect again goes into it goes against the theory of the Huygens principle. Okay, so we come to the conclusion that light truly has the dual characteristics. It may be behave as the wave as well as the particle both, but whenever it is required. Okay, and actually the conclusion of this theory is that whenever light is emitting or absorbed, ओके यानी कि कहीं से वो ओरिजिन होगी या तो फिर वो एब्जॉर्ब होगी, एट दैट टाइम इट वर्क एज अ पार्टिकल नेचर, बट व्हेनेवर इट इज प्रोपोगेटिंग यानी कि वो जब मोशन करेगी एट दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड एज द वेव. मींस वी आर नॉट कंसिडर बट इट फॉलो द नेचर ऑफ वेव. ओके, सो दिस इज द थिंग that we have to written in the answers of this question. Okay, next question is 1.3. So in the next question 1.3, the question is that politics is the art of the possibles. Similarly, science is the art of soluble. Explain this beautiful aphorism on the nature and the practice of the science. Okay,
तो ये क्वेश्चन हमको बोलना क्या जगह पॉलिटिक्स है वो खाली कहने की या फिर बोलने की या तो फिर कुछ बताने की संभावना है या तो फिर ये कला है उसके अंदर, जबकि साइंस क्या है उसका सॉल्यूबल यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कला है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री वो लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, बराबर, पर साइंस क्या करता है उसका सॉल्यूशन फाइंड करके देता है और फाइनली वो लोग जो बोलते हैं वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देता है अंदर। तो ये जो ब्यूटीफुल एफोरिज्म यानी कि कोट जैसा स्टेटमेंट लिख के दिया है तो उसको हमको क्या करना है एक्सप्लेन करके देना है यहाँ पे अंदर। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे अंदर? Okay, so science is a systematic study of the observation and scientists patiently analyze this observation come out with a certain law. Okay, so we are already discussed how we are obtain the true otherwise the pure law. Okay, सो साइंस इज एक्चुअली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कोई भी हुआ तो उसको देखा और एक्सेप्ट कर ले, उसको बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे पार्ट में उसको ऑब्जर्व किया जाता है, एक जगह बहुत सारी जगह किया जाता है। ओके और यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसके खूने खाचरे के जो भी पॉइंट होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फाइनल दे आर कम इनटू द सर्टेन लॉ अदरवाइज द ट्रूथ ऑफ द nature. As an illustration, Tycho Brahe worked on the 20 long year to make the observation on the planetary motion. तो जो टाइको ब्रा का नाम का बंदा था ग्रीक फिलोसोफर उसने अपने 22 साल खाली ऑब्जर्वेशन में लगा, बस देखा करा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बराबर, और उसने जो देखा उसने लिख दिया, बराबर। फिर बाद में हुआ क्या कि उसने जो लिखा था वो हमको एक आइडिया तो दिया कि भाई हमारा जो प्लैनेट हमारा जो स्पेस सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, पर उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो उसको क्या हुआ कोई और एंगल से स्टडी किया गया, उसके ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट किया गया और फाइनली केपलर ने जो 3 लॉ दिए दैट इज कंसिडर्स द प्लैनेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट, okay, and that are perfectly explain the motion of our planet around the sun with respect to the any angle। आप कोई भी एंगल से उसको करोगे तो ये लो आपको क्या करे वेरीफाइड करेंगे, जबकि टाइको ब्राहे का जो पॉइंट था वो वहां पे एक्सप्लेन करता नहीं था अंदर, बराबर। तो ये मैनर में हम बोल सकते हैं कि टाइको ब्राहे एक पॉलिटिकल थिंकर, उसने खाली सोचा दिखा और जो बोल दिखा वो उसने लिख दिया। उसने वहां पे अपना जो ऑब्जर्वेशन था उसका उसने खाली ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिखा, उसका एनालिसिस है वो एनालिसिस को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के अंडरस्टैंड करना वो उसने नहीं किया था अंदर, वो सारी चीज किसने की केपलर ने की यहाँ पे, बराबर। इसलिए बोला है कि पॉलिटिक्स है वो खाली पॉसिबिलिटी की आर्ट है जबकि साइंस उसके सॉल्यूशन की आर्ट है। यानी कि साइंस सॉल्यूशन ढूंढता है वो खाली सोचता नहीं है, जबकि पॉलिटिक्स क्या कहते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे बस करेंगे, आगे कुछ नहीं पता क्या करेंगे, बराबर। पर हाँ हम उल्लू जरूर बनेंगे अंदर, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 4 है, तो उसका क्वेश्चन क्या है कि दो इंडिया नाउ हैज अ लार्ज बेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is the fast expanding, it is still a long way from realizing its potential of becoming a world leader in the science. Name some important factors which in your view have hindered the advancement of the science in India। तो हमारा जो देश है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा स्कोप है, बहुत सारा बेस है, यंगस्टर से भरा हमारा देश है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जिसके पास थिंकिंग एबिलिटी इतनी सुपर है कि पूछो मत। फिर भी हम बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना पावर नहीं जमा पा रहा, अपना पोटेंशियल नहीं बता पा रहा है। तो उसके कौन कौन से फैक्टर है दैट आर कम अक्रॉस टू अस, because of that our India does not reflect otherwise so its biggest potential अथवा तो its best potential in the terms of science and technology। आज कोई भी टेक्नोलॉजी हम बाहर से परचेस करके रहा है, अभी आपने सुना होगा वो राफेल नाम के जो हमारे लड़ाकू विमान है वो हमने फ्रांस से परचेस किया, क्या मतलब है, क्या हमारे इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि ऐसी चीज को कॉपी करके भी थोड़ा बहुत बना सके अंदर? क्यों इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके उनसे लाया, वो लोग कोई फ्री में तो देते नहीं है, बराबर। उन्होंने भी भाई जितने इन्वेस्टमेंट किए उससे 4, 10 गुना 15 गुना ज्यादा पैसा लिया होगा हमसे, तो वही पैसा हम इंडिया में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमारे बंदे इतने अच्छे हो ही नहीं सकते, उनको तो ऐसा है कि हमको पढ़ा लिखा गधा बना के रखना है ताकि वो जैसे डंडा मारे वैसे हम चलते रहे अंदर, बराबर।
तो उसका सॉल्यूशन हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैव हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ द साइंस इन द इंडिया आर गिवन बिलो. First is the lack of infrastructure and funds for quality research work in the science. बराबर. अब देखना सारी की सारी जो एडवर्टाइज है लाइफ बॉय की और वो सारी एडवर्टाइज आ रही है, उसमें बोल रहा है कोरोना के वायरस हम मार देंगे मार देंगे मार देंगे, और ऊपर फुंदड़ी करके देते स्टार करके. स्टार के नीचे की कंडीशन शांति से पढ़ना. अगर टीवी पे ना पढ़ पाओ तो उसकी एडवर्टाइज को गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, पॉज करके रीड करो वो क्या लिखते हैं. हमको पूरे का पूरा उल्लू बनाते हैं वो लोग. बराबर है. लाइफ बॉय वाला बोलते हैं कि हमारे से 99.9% तक वो कोरोना वायरस मर जाता है अंदर. वहां पे क्या लिखते हैं पता है कि एज पर दी स्टैंडर्डाइजेशन हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है अंदर कि भाई अगर आप अल्कोहल का कंटेंट इतना प्रोपोर्शन रखो 70%, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप के बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं. भाई वायरस ऑलरेडी नॉन लिविंग थिंग है. वो जब चाहे तब मर सकता है, जब चाहे तब जिंदा भी हो सकता है, और उसका डीएनए पैटर्न वो चेंज भी कर सकता है. बराबर. तो वो लोग तो पुरानी स्टडी के बेस पर प्रचार क्या कर रहा है, हाँ भाई कोरोना मार देगा अंदर. समझ में आ रहा है. तो यही चीज है कि हमारे में कोई भी चीज के लिए जो रिसर्च करना चाहिए वो अप टू मार्क नहीं होता है अंदर. ओके. और अप टू मार्क ना होने का दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी रिसर्च होगा तो उसके लिए पहले तो फंड चाहिए, मनी चाहिए अंदर. मनी नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा. बराबर. और दूसरा उसके लिए जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस प्रैक्टिकल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सबकी हमारे इंडिया में क्या है, बहुत कमी है. अगर है भी तो हम उसका इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे अंदर. उसका रीजन क्या है कि हमको बस खाली पैसों से मतलब है, हमारा सैलरी है खत्म, बाकी वो चाले गवर्नमेंट. आपने वो एक पिक्चर देखा होगा मास मिशन करके, अक्षय कुमार का मूवी आया था अंदर. बराबर. तो उसमें यही चल रहा था अंदर के सब लोग वहां पे जॉब कर. तब उसका एक डायलॉग था कि वो लोग जब तक जॉब करेंगे तब तक उनको हमारा ये सॉल्यूशन होगा नहीं अंदर. दूसरा प्रॉब्लम है कि साइंस एजुकेशन इज नीदरली प्रॉपरली ओरिएंटेटेड नॉट डायरेक्टेड. इट नीड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. बराबर. तो यहाँ पे हमको जो साइंस एजुकेशन दिया जा रहा है वो ना ही प्रॉपरली ओरिएंटेड ना ही कोई प्रॉपरली डायरेक्टेड अंदर. बराबर. एक टीचर है वो अपने हिसाब से जितना होता है वो आपको डाइवर्ट करने का ट्राई करता है. बराबर. बाकी हमारी सिस्टम में ऐसा नहीं कि उसको उस लेवल पे अपग्रेड करे ताकि हमारे जो बंदे हैं बराबर वो आज की डिमांड के हिसाब से साइंस को पढ़ पाए, और जब पढ़ने के बाद बाहर पढ़े तो उसकी हमको पता चले कि नहीं भाई हमने तो अभी पढ़ा तो हमको ये चीज आता है. बराबर. आप कोई इंजीनियरिंग को बोलो, मैकेनिकल इंजीनियर को पूछो कि चल मेरी गाड़ी रिपेयर कर दे, उसको नहीं आएगा. वो मैकेनिक को आएगा भले ना उसने कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं किया अंदर. तो दैट इज द गैप बिटवीन द प्रैक्टिकल पार्ट एंड द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ स्टूडेंट. यानी कि हम खाली थ्योरी पढ़ पढ़ के गधे बने, प्रैक्टिकल करने की हमारे पास इतनी सारी क्षमता है ही नहीं अंदर. बराबर. सो एक्चुअली इट्स नीड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. थर्ड थिंग यहाँ पे है कि the rural based science education is nearly non-existent, so majority of people is deprived of the benefit of advancement in the science and technology. तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे साइंस एजुकेशन, वहाँ पे आपको पता है हमारे गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी कि गवर्नमेंट को स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बेचारे बच्चे खाली खाने जाते हैं, पढ़ने का नाम तो लेते ही नहीं अंदर. बराबर. तो उनको ये जो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए वो उनको फाइनली मिलते नहीं अंदर. दूसरा पुअर पे स्केल एंड अदर फैसिलिटी टू द साइंटिस्ट एज कम्पेयर टू द एडमिनिस्ट्रेटर. वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको बहुत सारे रुपीज मिलता है, पर उसके सामने जो साइंटिस्ट होता है उसको स्केल बहुत कम दिया जाता है, यानी कि पगार उसको बहुत कम दिया जा रहा है. और दूसरा उसको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है अंदर. तो उसकी वजह से क्या होगा, साइंटिस्ट उसको जो करना है वो खुले दिल से या तो फिर खुली उसकी जो पोटेंशियल है उससे वो कर नहीं पाएगा, और उससे क्या होगा, वो बेचारा निराश हो जाएगा और करना होगा तो भी नहीं करना करेगा अंदर. बराबर. फिर उसके बाद आता है कि इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ सुपरस्टिटियस एंड द हाईली ट्रेडिशनल, देयरफॉर दे आर स्लो इन अडॉप्टिंग द न्यू साइंटिफिक ट्रेंड्स. बराबर. आपने देखा होगा हमारे दादा लोग हैं वो लोग मोबाइल इतना जल्दी यूज करना नहीं सीखते अंदर. क्यों? क्योंकि बस हमारा ट्रेडिशन में ही ऐसा है अंदर कि किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करना तुरंत हमारे बस की बात नहीं होती अंदर. बराबर है. और अभी क्या हो रहा है कि हम कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा भाई टेक्नोलॉजी अच्छा उसका फायदा है, फिर भी हम उसका यूज नहीं कर पाए. एक्चुअल में मैं मानता हूँ कि हाँ भाई उसके डिसएडवांटेज है, पर अभी उसका सॉल्यूशन नहीं है, तब तक तो हम उसको एज ए एडवांटेज के फॉर्म में ले सकते हैं. बराबर. फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज एडॉप्ट करना नहीं चाहते. तो ये हमारी सोसाइटीज का क्या है, सबसे बड़ा ये इंडिया में ही प्रॉब्लम, बाकी कंट्री में इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं आता नई चीज को इंट्रोड्यूस करने में अंदर.
बराबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट भी ऐसा है कुछ कि देयर इज अ प्रैक्टिकली नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्चिस्ट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर कोई रिसर्च भी कर रहा है तो उसका और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी वाले बंदे हैं वो दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, बाहर की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके पास से जो रेडीमेड टेक्नोलॉजी उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, काम कर लेते हैं, खत्म बात। माइक्रोमैक्स लावा सारी कंपनी का चाइना से सब उठा के लाके फिर यहाँ पे चिपकाएंगे और बोलेंगे देखो हमने मेड इन इंडिया मोबाइल बनाया। क्या झक बनाया, वो तो हम भी कर सकते हैं अगर हमको भी थोड़ा बहुत आ जाए तो अंदर। सही बात है, स्पेयर पार्ट और स्क्रू बोल्ट बोल्ट फिट करना हमको नहीं आता है, आता ही है अंदर। सब कुछ चाइना में रेडीमेड मिलता है मोबाइल का अंदर। आप वहां से खाली ऑर्डर करने का और आपके पास थोड़ा मनी पावर हो तो आप भी अपना मोबाइल का पावर प्लांट लगाना है तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि चाइना में तो कैसा है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं सब्जी वाले कैसे जुदी जुदी सब्जी सजा के बैठते हैं, तो वहां पे भी होता है कि वहां पे सारे के सारे स्पेयर पार्ट सजा के बैठते हैं। आप बोल दोगे मेरे को इतने मेगापिक्सल कैमरा, ये वाला डब्बा, ये वाला, ये जो भी कैमरा, वो 10-15 मिनट में आपको पैक करके उसका डब्बा दे देगा, लो आपका मोबाइल रेडी। ऐसी भी वहां पे सिस्टम अवेलेबल है अंदर, बराबर। तो ये चीज है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और रिसर्चर के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी है अंदर। द इंडस्ट्रियलिस्ट आर द एक्चुअल कंज्यूमर ऑफ द न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। हकीकत में अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो उसको मेनली कंज्यूम कौन का, इंडस्ट्रियलिस्ट, ताकि वो उसको मास प्रोडक्शन करेगा और मास प्रोडक्शन के बाद वो पब्लिक तक उसको पहुंचाएगा। पर वो करता ही नहीं है तो फिर आगे कुछ सोचने की मतलब ही नहीं है। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दिस कंट्री हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट। तो कुछ यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत है ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बराबर, तो उनको थोड़ा बहुत अपने जो साइंटिस्ट है उनकी एबिलिटी पे उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनपे उनको क्या करना है कि बीट करके हमारे देश की टेक्नोलॉजी उसको इंडिया के अंदर ही डेवलप रखे, इंडिया में ही उसको क्या करे, आगे यूज करे और बाकी की कंट्री में उसको क्या करे, स्प्रेड करे अंदर, बराबर। आपने देखा होगा, आप जान के सरप्राइजली होंगे कि हमारे यहाँ पे टाटा टाटा का मालिक है ना वो भी इंडियन है, पर उसकी जो कंपनी है बराबर टाटा मोटर्स, उसने ब्राजील में 2010 से इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन करके सेल करना स्टार्ट कर दिया है। सोचो 2010 से इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन भी कर रही है, वो सेल भी कर रही है और वहां पे अभी उसका लगभग सेकंड या थर्ड रैंक की वहां पे कार बिक रही है। उसकी टियागो टिगोर हम जो बोल रहे हैं ना उसी की वर्जन की वहां पे गाड़ी इलेक्ट्रिक वर्जन बिक रही है। और आज 2020 हुआ फिर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट में या तो फिर हमारे यहाँ की कोई भी अथॉरिटी में ये कार अभी तक पब्लिश इतनी इफेक्टिवली नहीं हुए, ना ही हमारी पब्लिक उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। क्यों ऐसा, बराबर। हमको पता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा फायदा है अंदर, कि भाई एक डिसएडवांटेज है कि भाई उसको चार्ज करने में टाइम लगता है ज्यादा, तो चलो समझे, बराबर। पर एक बार चार्ज हो जाए उसके बाद तो टेंशन नहीं, और माइलेज भी अच्छा देता है, मेंटेनेंस भी कम है, इफेक्टिव भी है, पॉल्यूशन नहीं करता है। और हमको क्या चाहिए टेक्नो, हमारे देश को सबसे, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल बाहर से परचेस कर रहे हैं तो इसका तो अच्छा सॉल्यूशन है। फिर भी हमारी यानी कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी भी इतनी बकवास है कि ऐसी चीज को वो लोग एनकरेज नहीं करते, खाली बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, करो करो करो। तो बेचारा करने जाता है तो उसको कोरोना होके ना, और उसके दिमाग की जो नस होती है ना उसको कोरोना हो जाता है, क्या बोलता है कि हमको कुछ अब करना नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ही ऐसी। इसलिए हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ छोड़ के विदेश में जाते हैं और वहां पे अच्छी खासी वो लोग मोनोपोली अपनी क्रिएट करके अच्छा बिजनेस भी करते हैं, अच्छी पोजीशन भी क्या करते हैं, रेस करते हैं। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे इंडियन है वो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओज अंदर, गूगल देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, यहाँ पर सब जगह मोस्टली इंडियन ही काम कर रहे हैं अच्छी अच्छी पोस्ट में। तो मतलब क्या है कि हमारा भेजा चलता है, पर भेजा चलाने के लिए यहाँ पे जो स्कोप होना चाहिए हमारे पास अवेलेबल इजीली नहीं है अंदर, बराबर। क्वेश्चन 5 की बात करें अंदर, no physicist has ever seen an electron, yet all physicists believe that there is an existence of electron. Okay, an intelligence but superstitious man advanced this analogy to argue that ghosts exist even though no one has seen one. How will you refute his argument? यानी कि एक बुद्धिमानी पर अंधश्रद्धालु बंदा है, वो बोलता है कि भाई हमने घोस्ट नहीं देखा तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसको बिलीव नहीं कर, जैसे इलेक्ट्रॉन को भी हमने देखा फिर भी हम बिलीव कर रहे हैं, तो बुद्ध को भी नहीं देखा उसको भी बिलीव क्यों नहीं करते हैं। बराबर, एक जगह स्टेटमेंट को उसने लिंक करके बोला है तो हमको उसको जो थॉट है उसको ब्रोक डाउन करके बोलना है। तो हम बोल सकते हैं थॉमस है, रुदरफोर्ड है, बराबर है, फिर नील्स बोर है, ये सारे बेचारे बंदे ना उसने जिनकी घिस डाली और उन्होंने जब एटॉमिक मॉडल बताया ना तो उसमें उसके एग्जिस्टेंस की थियरी उन्होंने बहुत सारे वे में शो ऑफ की है।
और बहुत सारी ऐसी फिजिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो भी इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की थियरी अंदर, बराबर। केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है अंदर, कि एन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है, बहुत सारी फील्ड है इन विच देयर इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मार्क्ड बाय द नंबर ऑफ साइंटिस्ट, अदरवाइज एक्सपीरियंस, लेकिन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो उन्होंने उसको मार्क किया है। पर घोस्ट पे किए हुए कोई भी जो भी प्रैक्टिकल से या फिर जो भी कुछ किया है उसमें घोस्ट की प्रेजेंस आज तक फाइंड नहीं हुआ साइंटिफिक वे से अंदर, बराबर। कुछ मंदिर के कुछ ऐसे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बराबर। वो क्यों बोलते, हम कभी एक दिन टॉपिक पे बात करें, भगवत गीता में उसको स्पेसिफाई बोला अंदर कि भाई इस वजह से आप नहीं जानते हो वो चीज भी अंदर से बोल सकते हो। ड्यूअल पर्सनालिटी का बंदा होता है वो भी डबल पर्सनालिटी के हिसाब से बोल सकता है अंदर, बराबर। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं भाई गोस्ट है ना, वो हमने भले देखा नहीं है कि भाई वो एक्चुअल में एग्जिस्ट, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है अंदर। तो वही आंसर यहाँ पे लिखा है कि मेनी फिनोमेन व्हिच डिपेंड अपॉन द एक्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव बीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ, बट देयर इज नो फिनोमेन व्हिच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस दैट गोस्ट एग्जिस्ट थ्रू एंड देयर दे आर नॉट सीन। बराबर, भले वो दिख नहीं रहा है पर गोस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल आज तक हमको वेरीफाइड करके मिला नहीं है अंदर, बराबर। तो उससे हम उसको बोल सकते हैं भाई ज्यादा फेंक मत, सारी चीजें सोचने में अच्छी लगती है पर रियलिटी में होनी भी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है अंदर, बराबर। यानी कि उसका बोलने का कोई सेंस ही नहीं है अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर कि द सेल ऑफ द क्रैब फाउंड अराउंड द पर्टिकुलर कोस्टल लोकेशन इन जापान seem mostly to resemble the legendary face of samurai। यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, वो सेल होता है ना क्रैब्स के अंदर, तो उन्होंने फाउंड किया कि उसका जो सेल का पार्ट है क्रैब का, बराबर, तो उसकी जो डिजाइन या तो फिर उसका जो लुक एंड स्ट्रक्चर है वो वहां के बहुत लेजेंडरी के जो लेजेंडरी थे वहां के, तो उसका जो फेस था समुराई का अंदर, पर उसके जैसा कुछ दिख रहा है। तो उसके हिसाब से दो थॉट्स हैं, बराबर, वो चलते आ रहे हैं। तो आपको बोलना है कि उसमें से कौन सा थॉट साइंटिफिकली भाई एक्सप्लेनेबल है और हम एडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज बराबर है, बराबर है। तो गिवन बिलो आर द टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑब्जर्व फैक्ट, व्हिच ऑफ दिस स्ट्राइक्स यू एज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो पहला वाला क्या दिया है, a tragic sea accident 7th century ago down a young samurai as a tribute to his bravery. Nature through its incredible ways immortalize his face by imprinting it on the crab shell in that area। ये तो ऐसी चीज हुई अंदर कि भाई आप एग्जाम में फेल हुए तो आपके हालोल का जो एटमोस्फियर है उस, अरे सॉरी, हाँ आप फेल हुए तो आपके हालोल ने भरे समर में खुश होके कि चलो आज मेरा बंदा फेल हुआ, उसमें बराबर जोर जोर से गाजा बीज के साथ बारिश करवा दी अंदर, बराबर। कभी नेचर ऐसा करता है, किसी के साथ पार्शियलिटी कर सकता है अंदर, भले वो अच्छा हो कि बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं अंदर कि भाई वहां पे जो भी इंसिडेंट हुआ और समुराई था वो उसने अपनी ब्रेवरी से वो वहां पे शहीद हो गया अंदर, बराबर। तो नेचर ने उसको यादगार बनाने के लिए या तो फिर नेचर को उसको क्रेडिट देनी थी, उसके लिए उसने क्या किया कि नेचर ने वो सेल था उस पर कुछ इम्प्रिंटिंग किया और तब से वो क्रैब है वो उस शेप में अवेलेबल है। और जब भी हम देखते तो हमको लगता है जाने वो समुराई का चेहरा ही वो दिखा रहा है अंदर, बराबर। तो ये मूवी जैसा अच्छा लग रहा है ना अंदर कि बहुत साल पुराने की बात है और ये सब हुआ है अंदर, पर ये क्या है लॉजिकल सेंस है हमारी मूवी के हिसाब से बराबर है, बराबर। बॉलीवुड की थर्ड क्वालिटी की जो क्वालिटी होती है वैसे उसमें ऐसा ही बताते हैं, पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूसरा वाला जो पार्ट है वो 99% सही है कि आफ्टर द सी ट्रेजेडी, यानी कि सी के अंदर जो ट्रेजेडी हुई थी, तो फिशरमैन इन दैट एरिया इन अ गेस्चर ऑफ द ऑनर टू दैट dead hero let free any crab cells caught by them which accidentally had a shape resembling the face of the samurai। यानी कि कुछ सेल ऐसे थे जो समुराई के पास ही रहते थे, उनकी हैबिट के हिसाब से रहते थे, पर वो क्या हुआ है वो लोग तो खत्म हो गए, तो वो सेल अपने हिसाब से फ्री हो गए और फिर वो लोग गए वहां पे, तो उन्होंने क्या था कि वो नई सोसाइटी में रह रहे थे, यानी कि ह्यूमन की तो उनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो उनकी जो बॉडी की सेल में जो भी चेंज समुराई लोगों ने किया था वो कुछ भी करके किया वो उन्होंने एज ए जेनेटिकली एडॉप्ट कर लिया अंदर, और बाय नेचर रिवोल्यूशन पर रिवोल्यूशन आते आते फाइनली उनका जीन्स ही ऐसा बन गया कि नई डेटा स्ट्रक्चर है वो उस तरफ से ही पैदा हो गया अंदर, समझ में आ रहा है अंदर।
बराबर। तो ये है ना, थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि भाई साइंटिफिकली लॉजिकली है कि यहाँ पे डीएनए में ऐसा हो चेंज होने से ऐसा चीज हो सकता है अंदर, बराबर। पर ऊपर वाला है वो तो टोटली क्या है, लॉजिक ही है अंदर, उसमें कोई ट्रूथ ऑफ साइंस नहीं है अंदर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप मोर देन द 2 centuries ago was triggered by the some key scientific and technological advancement. What were these advanced? तो ये जो कंट्रीज है उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस की बेस्ड ऑन दी सम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, एक्चुअल में क्या था कि हमारा देश उस टाइम पे क्या था, ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड था अंदर, बट एग्रीकल्चर में भी क्या है, जब मशीनरी घुसी तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन का रेट बराबर है, फिर क्वालिटी रेट, बहुत सारी चीज इंप्रूव हुई अंदर। जबकि बाहर की कंट्री के पास क्या था, ऐसा कोई इतना स्कोप नहीं था, इसलिए उन्होंने ज्यादा फोकस इस पे किया, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करके अर्निंग तो करना था। तो ये लोग ये चीज करके बहुत सारे आगे निकलते। ऐसे कौन कौन सी इवोल्यूशनरी इंडस्ट्रियल चीज थी जो साइंटिफिकली फाइंड हुई और उसके बाद इंडस्ट्री में जन एक चमत्कार हो गया अंदर, बराबर। तो उसके बहुत सारे पॉइंट है जिसमें से हम कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने ढूंढा तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम ही भाई ने सॉल्व कर दिया अंदर, बराबर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अभी बिजनेस करना क्या हुआ, पॉसिबल हो पाया जब ये स्टीम इंजन डेवलप है। फिर उसके बाद तो क्या होता था, अगर नहीं था, एक गांव से दूसरे गांव में बिजनेस करना भी होता था, वो टफ टास्क था अंदर, बराबर। पर ये चीज होने से क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस का प्रोडक्शन उनका क्या है, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो गई अंदर, बराबर। किसी पे डिपेंड रहने का यहाँ पे चांसेस क्या होगा, कम हो, यानी कि आदमियों की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, यानी कि बहुत सारी जगह से कॉस्ट कटिंग हो गई, बराबर। और कॉस्ट कटिंग हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो तो दिएगा ही कोई भी, पर उसको वहां तक पहुंचाने का जो कॉस्ट था वो कम हो गया, और प्राइस आपको वही की वही मिले, तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा ही बढ़ जाएगा, बराबर। और आज आप नहीं मानोगे, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज है तो यही है कॉटन के अंदर, यानी कि हम जो क्लोथ पहन रहे हैं, बनता कितने प्राइस में, मार्केट में बिकता कितने प्राइस में। हम फॉर्म में ले आते, 1000 रुपीज का जींस लाए, कभी एक्चुअल में चेक किया है तो बनते कितना में, बराबर। मैक्सिमम 100 रुपीज में भी आप खरीदो तो भी कंपनी को लॉस नहीं जाता अंदर अगर वो बेचे। पर बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, अगर प्रॉफिट मिल जाता लेते, हम भी प्यार से देते हैं ब्रांडेड कंपनी का पहनने का। अरे भाई, कंपनी का प्यार मना नहीं कर रहे अंदर, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो प्राइस है वो दो ना, उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा जो होता है आप कहीं और इन्वेस्ट करो अंदर, बराबर। किसी जरूरियात बंदे को पहुंचाओ तो वो भी खुश होगा, दुआ देगा, तो आप 2 जींस ज्यादा पहन पाओगे बाद में, अगर आपका लाइफ टाइम बढ़ेगा तो अंदर, बराबर। दूसरा है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प इन डिजाइनिंग द डायनेमोस एंड मोटर्स। इलेक्ट्रिसिटी आई और प्रोडक्शन रेट हायर हो गया है, क्योंकि अब मोटर्स चला सकते हैं, डायनेमो चला सकते हैं। हमारे घर में जो अंधेरा रहता था, रात में दिए चला चला के चलते थे अंदर, तेल खत्म हो गया तो फिर क्या करे, तो वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया अंदर। स्टडी ऑफ द ग्रेविटेशन लीड टू द स्टडी ऑफ द मोशन एंड मेकिंग द गन्स एंड कैनन्स, एंड दिस गिव द पावर इन द हैंड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड देयर रूल ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या तलवारबाजी करते थे, अब तो क्या दूर से ही ठोक देते हैं अंदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल और मोशन की जो थियरी है उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया, और फाइनली उसके बेस पर हमने जो डिवाइसेस बनाए जो मिलिट्री में और क्या करे, दूसरों को डराने में बहुत इफेक्टिव प्रूव है। उसके बाद का भी पॉइंट वही है अंदर। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ द एक्सप्लोसिव नॉट ओनली हेल्प आर्मी बट ऑल्सो मिनरल एक्सप्लोशन, बराबर। सो वो जो चीज है हमको मिनरल को प्योर करने में, बराबर, मटेरियल्स जो है आयरन है, कॉपर है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी हमको उसका क्या हुआ, फायदा हुआ अंदर। एंड दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट व्हिच हेल्प द इंग्लैंड एंड यूरोप टू हैव दैट प्रोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड। इसीलिए वो लोग कंट्री है वो आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में भी क्या है, बहुत आगे अंदर। देखा अमेरिका भी कितना आगे है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी किसके, उसके बाद गूगल, उसकी एप्पल, उसकी माइक्रोसॉफ्ट, उसकी बचा क्या, हमारी आधी दुनिया ये 3 चीज पे ही चल रही है अंदर, बराबर। सो इन फैक्ट द प्रोग्रेस इन द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस बॉट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप। और ऐसी एक दो ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे फाइंड हुई, और उसने हमारी जो भी पावर थी ना वो सब छीन ली उससे अंदर, यानी कि हम जिस पे बड़ाई कर रहे थे कि हम इस वजह से आगे है, वो उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए अंदर, बराबर। तो इतने क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।